क्यों चलिए पेज नंबर 191 निकालो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात आ रही है। एक नंबर पढ़ने सर पेज नंबर 191 जहाँ तक पढ़ा था। ये इस दरवाजे से बाहर जाना चाह रहा हूँ। जी सर, ये हार्वेस्ट क्या चीज थी सर? हाँ? पढ़ के बता रहा मैंने कौन से बारे में पूछा। डिटैचमेंट सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बायोलॉजिकल एसिड से अलग करने का नाम हार्वेस्ट। देख सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? नहीं लिखो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आउटकम्स। पेन पकड़ ले, आपने पढ़ते रहे बस। ये सबके स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस लिखेंगे, बस एक नजर देख लेना। तो कहता है एसिड चेंज हो जाता है कैसे? नंबर एक, अब यहाँ एसिड कौन है? लिविंग एनिमल एंड प्लांट। ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ कैसे हो जाती है? इंक्रीज इन क्वांटिटी भी हो जाती है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी भी हो जाती है। एग्जाम्पल, एक गाय जो है साल के बाद 2 साल की हो जाए तो उससे उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। ये बकरे जो होते हैं, एनिमल और प्लांट, इसी तरह प्लांट पौधा छोटा सा है फिर बड़ा होता रहा तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है, इंक्रीज आ सकता है, और क्वालिटी में भी। फिर इस तरह डीजेनरेशन का मतलब है डिक्रीज इन क्वांटिटी, डेथ हो जाए। डिट्यूरेशन ऑफ क्वालिटी भी हो सकती है, अगर वो एज ज्यादा ही हो जाए तो फिर शायद उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। और इस तरह अगर प्लांट भी बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तो शायद वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस तरह की नहीं देता जिस तरह की पहले दे रहा होता है। तो डीजेनरेशन का मतलब सर क्या है? क्वांटिटी में भी कमी आ सकती है और क्वालिटी में भी। रिप्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसी के लिए एक वर्ड है प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने हो सकता है अपने इसलिए एनिमल्स रखे हो ताकि आप रिप्रोड्यूस करके उन्हें फर्दर मार्केट में सेल करें। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकता है। आपने एसेट्स को इसलिए रखा हुआ है ताकि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करें। हो सकता है सर। बस पिछले पेज पे जाएंगे, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे और कैसे हो सकती है। एसेट चेंज हो सकता है और उसकी फिर 3 तरीके लिखे हुए हैं। ग्रोथ से चेंज हो सकता है, डीजेनरेशन हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकती है। एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं ये लाइनें समझने के लिए। फार्मर हैज अ हर्ड ऑफ लैम्स रेवर्ड, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। एज द लैम्स ग्रो दे गो थ्रू द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी एज बढ़ती जा रही है। As sheep, they are able to reproduce, procreate, reproduce, and lambs will be born. Additional biological assets हो जाएंगे. And the wool from the sheep provides a source for revenue for the farmer. तो ये जो wool है ये फिर क्या है? Agriculture produce. Once the wool has been sheared from the sheep, अब sheared का मतलब उतार लेना, कट। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हार्वेस्ट हो रहा है, हार्वेस्टिंग। इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये ब्रैकेट में पढ़ने जो कल बात हो रही थी,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो IAS 41 के मुताबिक फेयर वैल्यू की बेस पे मेजर करेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टॉक में पड़ी है तो IAS 2 अप्लाई करेंगे। किस लम्हे IAS 41? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट। उसके बाद अगर आप स्टॉक में रख लेंगे और स्टोर रूम में पड़ी है अभी, नहीं एक ये भी चीज़ है ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट डेट से पहले बेच भी दिए फिर तो स्टॉक है ही नहीं, लेकिन अगर स्टॉक है तो फिर आप बैलेंस शीट डेट पर IAS 40 की बजाय IAS 2 अप्लाई करेंगे। तो एक सारी स्टोरी सी है, पढ़ते टाइम इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। देन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, पैरा 10, recognition criteria of biological assets और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहाँ से ऑनवर्ड्स आपने जरा सेग्रीगेशन रखनी है दो चीजों के दरमियान। एक है बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट क्या पिछला पेज पर देखा है, लिविंग एनिमल एंड प्लांट है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी क्या है वो भी नीचे जरा देख लें, नहीं पढ़ लें जरा एक दफा सही तरह। लिविंग एनिमल और प्लांट इटसेल्फ जो है बायोलॉजिकल एसेट है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उससे हासिल हो वो है। तो यहाँ इनिशियली जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ है ये दोनों का इकट्ठा दिया हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्ड करने का मतलब इस केस में कभी ने डेबिट करना, तो बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, इन्हें डेबिट तब करना है जब नीचे की तीनों कंडीशंस मीट हो जाए। नंबर 1, या बल्कि उसका अगला सेंटेंस शुरू करो, एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ब्रैकेट पढ़ो, अगर आपने एक काऊ खरीद ली है तो क्या वो आपके कंट्रोल में होगी? लेकिन अगर मोहल्ले का कोई बंदा आके कहे ये मेरी काऊ है, फिर वो आपका बायोलॉजिकल एसेट नहीं। आप कह सकेंगे भाईजान ये खोल के किधर लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर जिसका दिल करे वो खोल के ले जाए तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं। सपोज आफ्टरवर्ड इट गिव्स बर्थ टू अ बेबी काफ, वो भी आप ही का बायोलॉजिकल एसेट है। कब? नहीं मैच्योर नहीं होते, जैसे ही पैदा हो तब। कमाल है, जब जैसे ही पैदा होगा हम किसी को दे देंगे, जब मैच्योर होगा वापस ले लेंगे, जैसे ही पैदा हो हमारा। लेकिन अगर कोई और ले जाए उसे, तो अगर ये कंट्रोल में है तो उसी वक्त से सर इसको भी डेबिट करेंगे। देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज आ रही है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सर। नहीं वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है नहीं, वो बहस बात की बहस है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हो गई जी। जी अगर इस प्रोसेस को आपने मैनेज किए तो फिर ये मतलब आपका ये बिजनेस है, तो फिर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे? पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कंट्रोल द एसेट एज वेल पास्ट इवेंट, बाकी तो एक्सप्लेनेशन थी नीचे आ रहा है। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कैसे या कैसे, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें। यू कैन अदर सेल इट और गेट मिल्क, या इसे ज़िबा करके गोश्त लेंगे तो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फाइनली फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो तीन मेन बोल्ड वर्ड्स क्या हैं? कंट्रोल हो, प्रोबेबल बेनिफिट्स हो, फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। नेक्स्ट अब सिर्फ हेडिंग है बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात दोबारा फिर एंड में आएंगे। ऊपर जो क्राइटेरिया दिया हुआ था वो किस किस का कंबाइन दिया हुआ है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये है बायोलॉजिकल एसेट्स की मेजरमेंट की बात, सिर्फ मींस लिविंग एलिमेंट्स और प्लांट ने कैसे मेजर होना। बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इट मींस फाइनली क्या वर्ड हो गए हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, initially be and at the end of each reporting period, at the end of each reporting date। ये सभी जो वर्ड्स है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियली एंड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ये पहले कभी आपने नहीं पढ़े। आइए 16 जरा ध्यान में लाएं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, इनटेंजिबल एसेट हो, IAS 38। अगर और पीछे चले जाएं तो इन्वेंट्री हो। इनिशियली हमेशा इन एसेट्स को आप मेजर करते हैं एट कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं?
Purchase price and all directly attributable costs of bringing the asset into present location and condition. Import duties, non-refundable taxes, installation costs, all amounts incurred to bring the asset into working condition. Initially हमेशा cost पे है. हाँ, subsequently अगर property plant equipment की बात करें तो cost model भी है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी है. इंटेंजिबल एसेट्स में भी इनिशियली कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है. इन्वेंटरीज के लिए सब्सिक्वेंटली क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी है. इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे ही एसेट्स होते थे. यहाँ जो लिखा है वो क्या है, बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियली भी और हर बैलेंस शीट डेट पे भी. अब इसका मीनिंग क्या है फिर मैं वो एग्जांपल से बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ ये डिफरेंस जरा नोट कर लें कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस किस वक्त है. शुरू में भी मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काउ परचेज की है तो आप उसे उस दिन कॉस्ट पे डेबिट नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे डेबिट करेंगे. वो कैसे आएगी, कैसे वर्किंग करेंगे वो फिर मैं बताता हूँ. और जब बैलेंस शीट डेट्स आएंगी तब भी फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप रिकॉर्ड करेंगे, और डिफरेंसेस अगर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर उसकी भी बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक जरा फर्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लीजिएगा, ये इनिशियली वाला फर्स्ट वाला. नेक्स्ट कहता है एनी गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन and subsequent changes in fair value less cost to sell at the end of each reporting date are recorded in profit and loss or other comprehensive income. प्रॉफिट एंड लॉस या अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से गेन लॉसेस आ सकते हैं वैसे फेयर वैल्यू चेंज होने से. गेन लॉसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में. दो पैराग्राफ्स और कंप्लीट करने फिर वर्किंग की तरफ आता है. इफ एन एंटिटी हैज, अभी शायद आपने कुछ बातें कल सुनी भी थी, इफ एन एंटिटी हैज थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड शीप्स. पाकिस्तान में तो शायद अभी इस बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाली साइड पे देखें, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ क्योंकि स्पेस ही बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में, तो वैसे भी मेरे ख्याल सारी दुनिया को इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन काउज भी दूध के हवाले से बड़ी नजर आती हैं. अगर आपका फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा फार्म हाउस है और थाउजेंड्स ऑफ काउज हैं, थाउजेंड्स ऑफ शीप्स हैं और अदर बायोलॉजिकल एसेट्स भी हैं, बहुत बड़े लेवल पे आपने कोई बागात उगाए हुए हैं, देन इन ऑर्डर टू मेजर फेयर वैल्यू, अब मेजर आपने फेयर वैल्यू करनी है, और हजारों अगर ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो स्टैंडर्ड ये कहता है यू डू नॉट नीड टू चेक द मार्केट प्राइस फॉर द इंडिविजुअल बायोलॉजिकल एसेट. हर एक की अब मार्केट वैल्यू देखना मुश्किल काम हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड कहता है रादर एंटिटी कैन ग्रुप बायोलॉजिकल एसेट्स बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट. अब वो सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, क्वालिटीज क्या हो सकती हैं. एट्रीब्यूट सिंपली मींस क्वालिटीज. एज के हिसाब से इकट्ठा करना कि 1 साल वाले एनिमल्स, 2 साल वाले, 2.5 साल वाले. और क्वालिटी, अभी एनिमल्स की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है. मेरे ख्याल है साहिवाल नस्ल की हमारे जमाने में होती है, ये डिफरेंट नस्ल की भी तो होती है. तो सिर्फ एज शायद मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी या एज को ग्रुप बना के, फिर फॉर एग्जांपल अगर 100 काउज हैं एक पर्टिकुलर एज की, तो उनमें से किसी एक की अगर मार्केट वैल्यू मिल जाए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करके सबकी फाइंड आउट करना. मतलब अलग अलग गिन गिन के कि इसकी स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक. ये अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, ग्रुप कर लें, लेकिन किस बेस पे, या किस बेस पे, एज या क्वालिटी की बेस पे, एंड मेजर देयर फेयर वैल्यू इन एग्रीगेट. ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इज एन एग्रीगेशन ऑफ, मतलब सिमिलर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को इकट्ठा कर लें किसी एक एज, मतलब एज के हिसाब से अगर कोई मार्केट वैल्यू मिल जाए तो सब को अप्लाई कर दें, या क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई मार्केट वैल्यू मिल जाए तो उस क्वालिटी के जितने जानवर खड़े नजर आए उनकी अप्रोक्सीमेट फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर दें. ठीक है, तो इसमें से मेन चीज क्या है शायद, इफ एन एंटिटी हैज थाउजेंड्स ऑफ काउ, देन क्या करें, मेजर द फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन द ग्रुप. और ग्रुप कैसे बनाए, सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट किस किस को बनाए, एज या क्वालिटी. देखना जरा पूरा पैराग्राफ देख के जरा बोल दें जरा क्या सेंटेंस होगा. कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज. Then sometimes
कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट अप्रोक्सीमेट फेयर वैल्यू, कहता है कभी कभी कॉस्ट ही फेयर वैल्यू के बराबर होती है। कब? इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मीनिंग जो आपको पता है बताइए क्या होती है? चेंज नहीं, मतलब वो तो ठीक है, डिटेल की तो बात। इफ लिटिल चेंज, ग्रोथ की वजह से या डीजनरेशन या रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत लिटिल चेंज आ जाए वापस, इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज। मीनिंग समझने के लिए जरा एक सेकंड ब्रैकेट में जाए और मेरी एग्जांपल्स गौर से सुनेंगे। सीडलिंग्स का मतलब सीड्स है, प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर एंड, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी दरख्त को उगाने के लिए 29 दिसंबर 2021 को एक बीज बोया, खुदाई करके जमीन में बीज किसका बोल दी दबा दिए, नहीं फल का नहीं, खुदा आगे ना तो दरख्त का होगा नहीं, दरख्त का बीज आपने 29 दिसंबर को जमीन में दबा के सेट कर दिया है, पर ये बीज आए थे फॉर एग्जांपल 5000, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है। लेट्स अज्यूम, मतलब मैं कोई इसमें एक्सपर्टीज का दावा नहीं करूंगा, लेट्स अज्यूम इन 2 दिनों में हल्का सा एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया, तो बताएं उस पौधे की फेयर वैल्यू क्या है? आप जरा पढ़ें दोबारा दोबारा। समटाइम्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेट्स फेयर वैल्यू if little biological transformation has taken place since initial cost increase। अगर ईयर एंड के वक्त ही आपने काम किए हैं तो तकरीबन शायद ये जो 5000 रुपये कॉस्ट है यही उसकी फिलहाल फेयर वैल्यू कहलाएगी। मतलब अब इस पौधे को ये कितने का कोई खरीदेगा, ये शायद कहना बड़ा गैर मुनासिब सा हो जाएगा। आप किसको ही फिलहाल कॉस्ट समझ लेंगे, जो कॉस्ट होगी उसे फेयर वैल्यू समझ लेंगे। हाँ, अगले सालों में क्या चेंज आ जाएगा फिर तो उस वक्त आप मैयर कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में दोबारा जाए, फॉर एग्जाम्पल सीडलिंग्स planted immediately prior to the end of the reporting period और न्यू परचेज लाइवस्टॉक। अब लाइवस्टॉक क्या होता है? लेट्स से आपने 29 तारीख को खरीदे और 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, कहाँ से खरीदे होंगे? मार्केट से। मार्केट से किस वैल्यू पे खरीदे होंगे? सपोज 50 लाख पे, 50 लाख के मार्केट से मार्केट प्राइस पे खरीदे होंगे, तो 2 दिन गुजर गए तो कितना कुछ चेंज आ गया होगा, शायद बहुत माइनर सा चेंज आया होगा। तो रादर देन कि आप 31 दिसंबर पे दोबारा टाइम वेस्ट करें कि इनकी फेयर वैल्यूज क्या है, वो क्या कहता है इस केस में कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली फेयर वैल्यू होगी। अगर क्या हो, जब सेंटेंस पूरा करना है, कॉस्ट की फेयर वैल्यू कब होगी? अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस, मतलब थोड़ा सा अर्सा गुजरा, मतलब नटशेल शायद ये है। एक जरा ब्रैकेट में एक और लिखना सेंटेंस, इफ अ स्मॉल टाइम पीरियड हैज elapsed, if small time period has elapsed since initial cost increase। तो फाइनल कर दें सर इस लास्ट पैराग्राफ को। क्या समझ आइए किसी को? किसको क्या ही समझे अगर क्या ही हुआ है? कॉस्ट की फेयर वैल्यू समझे अगर बहुत थोड़ा सा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत थोड़ी सी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कॉस्ट इंक्रेंस के बाद, इट मीन बहुत थोड़ा सा टाइम गुजरा। लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट टाइम गुजर गया तो क्या फिर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें सर? फर्स्ट पैराग्राफ में दोबारा जाए, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट वाला।
स्टैंडर्ड की गाइडेंस सबसे पहले क्या है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, और अगर कोई गेन लॉस आए प्रॉफिट लॉस। लेकिन देन इसे अप्लाई करने के हवाले से फिर नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं। प्रैक्टिकली समटाइम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अगर थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड शीप्स हैं तो ग्रुप करा सकते हैं। ग्रुप बनाते हुए सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स को बेस बनाना है, जो कौन कौन से हो सकते हैं, और उनको ग्रुप की फिर फेयर वैल्यू इकट्ठी लगा लें रादर देन इंडिविजुअली। और समटाइम्स कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होती है इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज। एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर है। अगर नहीं मतलब अब क्या फेयर वैल्यू मतलब पता कैसे चलेगी? फेयर वैल्यू में पता कैसे चलेगी जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फेयर वैल्यू तभी पता चलेगी ना कि आप मार्केट वैल्यू लगाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज। अगर बहुत कम ही टाइम पीरियड गुजरा तो उसमें क्या चेंज आ गया होगा, तो वो शायद इनसिग्निफिकेंस आया होगा, इसलिए शायद टाइम वेस्ट करने से रोक रहा है आपको। देखिए हमें मार्केट वैल्यूज कहाँ से पता चलेंगे? क्वेश्चन करते हुए तो डेफिनेटली में सवाल से पता चलेंगी, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हमें मार्केट प्राइसेस मार्केट से पता चलेंगे। तो अब क्या हम मार्केट प्राइसेस ढूंढने के लिए मार्केट जाएं? यकीनन जाएं, लेकिन अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज तो किसको ही क्या समझो। ठीक है जी सर। जी इनसिग्निफिकेंट इमटेरियल नहीं, नॉर्मल सिचुएशन शायद यही रहेगी कि अगर वक्त ज्यादा गुजर गया तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज शायद आ गया होगा। एक नेचुरल प्रोसेस भी तो है ना। अगर आप कोई दरख्त उगाएंगे तो उसने नेचुरली वक्त के साथ साथ कुछ बड़ा होना है, या फॉर एग्जांपल कोई आंधी या तूफान से गिर भी सकते हैं, तो कमी भी आ सकती है। इसी तरह अगर कोई और एनिमल है तो उसने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ज्यादा वक्त गुजरेगा मेरे ख्याल कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज इंक्रीज वाला भी हो सकता है और डिक्रीज वाला भी हो सकता है। मसलन एक सर्टेन एज के बाद जानवर की अगर एज ज्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जिस तरह वो जब आप बकरा खरीदते हैं तो शायद वो तो 2 दांत और 4 से ज्यादा हो जाए तो फिर उसकी वक्त खत्म हो जाती है, तो वो एज के साथ साथ ही। अगर बहुत ज्यादा उसका बुढ़ापा आ जाए तो वो एज बढ़ने से उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। यहाँ सिर्फ शायद ये बात है कि ईयर एंड के नजदीक आपने कोई एसेट खरीदा या एसेट उगाया है और जस्ट थोड़ा सा टाइम ही गुजरा बैलेंस शीट डेट तक, तो इस केस में शायद आपको ये चॉइस दी जा रही है कि कॉस्ट ही को फेयर वैल्यू समझ। देन सर जी हमने ऊपर पढ़ा कि फेयर वैल्यू में से क्या लेस भी होना है, तो कॉस्ट टू सेल पे आ जाएगा। कॉस्ट टू सेल इंक्लूड ढूंढे नहीं चाहिए कमीशन टू ब्रोकर्स एंड डीलर्स। अब ये कोई आजकल वैसे जमाना भी है, मवेशी मंडी जहन में रखना, वहाँ कोई ब्रोकर्स वगैरह भी बैठे हो सकते हैं। आजकल तो मेरा ख्याल ये सारा कॉन्सेप्ट ही शायद ये व्यापारियों के हाथ में आ गया। अगर वो आपसे कहता है कि मैं बिकवा दूंगा लेकिन अपना कमीशन लूंगा, तो कमीशन इज अ कॉस्ट टू सेल। फिर मंडियों की फीस होती है सर, लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, कमोडिटी एक्सचेंजेस। फिर कोई अगर ट्रांसफर टैक्सेस भी लगा दिए जाएं जिस तरह हम घरों को ट्रांसफर करते हुए होते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? कॉस्ट टू सेल। ढूंढने जरा कौन क्या क्या लफ्ज है। कमीशन है, लेवीज का मतलब टैक्सेस हैं, किस किस के टैक्सेस हैं? एजेंसीज के भी और कमोडिटी एक्सचेंजेस के भी। ये मंडी की बात हो रही, कमोडिटी एक्सचेंज। अब हम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ही की तरह शायद आजकल ये मंडियां भी लगी हुई हैं। प्लांट्स ही नर्सरी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली प्लांट्स की बजाय फिर असल में प्लांट्स को शायद सेल नहीं हम करेंगे, उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मार्केट में आएगी, तो वो सब्जियों की मंडी और फलों की मंडी, तो वो चीजें आ रही हैं। दरख्तों को अगर आप दरख्तों की लकड़ी बेचने का कारोबार कर रहे हैं, नहीं मतलब एक दरख्त को एक आपका बिजनेस ये भी तो हो सकता है, दरख्त इस पर्पज के लिए उगा रहे हैं आप कि आपने इसको काट के इसकी लकड़ी बेचनी है, उसकी अब लकड़ी बेचने के लिए अगर आपको किसी जगह पे उसको लेके जाना है और वहां जाकर टिम्बर का बिजनेस होता है, जिसमें टिम्बर किसे कहते हैं, लकड़ी का भी बिजनेस हो सकता है। एक ये है कि आपने दरख्त इसलिए उगाया था कि उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करें,
एक ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जरा इसका साइज जरा ग्रो कर दे तो मैं इसकी लकड़ी बेचूं। तो कमीशन मेन वर्ड सर की क्या है? कमीशन है और दूसरा क्या है? लेवीज हैं और ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या है? मतलब किसी सेलर से बाहर की तरफ अगर कोई क्वेश्चन बताया देन सर इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूजन है। आम हालात में ये जो कैरीज आउटवर्ड्स होता है, सुना है कभी? कैरीज आउटवर्ड जो है ये कुछ सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं हम? कैरीज आउटवर्ड्स नहीं, कैरीज आउटवर्ड्स एज अ सेलिंग एक्सपेंस और परचेजिंग एक्सपेंस। लेकिन यहाँ वो कहता है, अंडरलाइन करना जरा, एक्सक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू गेट द एसेट टू द मार्केट। अब इसकी ना बड़ी एक लंबी बहस की हुई है। ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है ना, इसमें ये जो सबसे मोटा वाला आपको स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, ये बेसिस ऑफ कंक्लूजन का एक स्टैंडर्ड है। बेसिस ऑफ कंक्लूजन का मतलब ये है जब भी कोई स्टैंडर्ड बनता है तो इंटरनेशनली सारी दुनिया के कुछ हर मुल्क से कुछ ना कुछ अकाउंटेंट्स मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी रिक्वायरमेंट्स किस तरह होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी लंबी सी बहस करने के बाद इन पैराग्राफ्स में जो 22 से 26 ये डिसीजन लिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। अब इसकी रीजन क्या है वो मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये 22 से 26 सफ़े पे लंबी बहस हुई थी और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस नहीं है। ये आपको क्या चीज याद रखनी है यहाँ, मतलब ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है? ये वाकई कैरिज आउटवर्ड्स है, ये कैरिज इनवर्ड्स की बात नहीं हो रही। लेकिन इसको काइंडली मेरा ख्याल है याद रख लेना ही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज उसने शायद ये नहीं पूछना कि ये क्यों एक्सक्लूड हुई है। तो वो मैं उस बहस में इसलिए नहीं जा रहा, कैसे मेरा ख्याल है ये 4-5 सफ़े हैं लंबे लंबे। नहीं, इनवर्ड्स का भी कुछ नहीं करना, इनवर्ड्स का मैंने बताना। यकीनन इनवर्ड्स का हम बचपन में क्या करते रहे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ इनवर्ड्स का भी क्या करना है वो भी मेरे पे छोड़ो। सबसे पहले मैंने यहाँ बात किसकी की है? मैंने किसकी बात कर दी है सर? नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आए जरा, एक और भी है। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट है, सेलिंग कॉस्ट। Which of the following expenses would be classified as selling cost when valuing biological assets and agriculture produce? कमीशन लेंगे सर, ट्रांसफर टैक्सेस लेंगे सर, ये आखिरी जो दो हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो बात उधर होगी है, एडवर्टाइजमेंट भी उसी स्टोरी में शामिल है। नीचे पढ़े जरा एग्जांपल आंसर, सॉरी, इसमें से कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं बस कमीशन एंड ट्रांसफर टैक्सेस की? कौन सी दो एक्सक्लूड हैं? अब डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट भी क्यों की जाती है? चीजें बेचने के लिए। तो मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा इसे सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ इसे सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर नहीं करना है। क्यों पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ऐसे ही जरूरत नहीं है, लंबी सी बहस है। तो एक्सक्लूड फ्रॉम, इसके साथ दोनों को इकट्ठा करके लिखना जरा, कहाँ से एक्सक्लूड करना है सर? एक दफा अपने हाथ से भी लिख लें, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट सर। सर क्यों नहीं होता सर? वैसे ये आप किसी उससे पूछ के देखें जो बेचारा आजकल मंडी में चीजें बेच रहा है, पर एनिमल 4-4 हजार रुपया शायद लिया जा रहा है। जिस जगह वो बेचारे बैठे हुए हैं उस जगह के भी पैसे दे रहे हैं, ये मंडी के पैसे हैं। पर वो क्या है और सर जाने दें, पर एनिमल पैसे हो रहे हैं सर, उसके अलग हैं, जगह के अलग हैं सर, पर एनिमल अलग लिए जा रहे हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो रहा था, बहस हो जाएगी ना, वो तो एक छोटी सी चीज बताई हुई है कि वो तो अगर मेरे ख्याल को डेड एनिमल हो जाए, नहीं वो तो अगर ये प्रॉफिट कमा लेंगे तो वो तो अलग है, उसका टैक्स होगा। लेकिन ये जो मतलब फॉर एग्जांपल अपने एनिमल्स को दूसरे शहरों से लेके जो आजकल बेचने के लिए आए हैं, तो ये जिस मंडी में बैठे हैं मेरा असल में इत्तेफाक हुआ था, किसी साहब ने मुझे बताया कि उससे 4000 रुपीज शायद पर एनिमल लिया जा रहा है। और जो डेफिनेटली उसके अलावा जो जहाँ जिस जगह बैठे हैं उसकी एक अलग फीस है,
25-30 हज़ार रुपये बताई जा रही। सर जी आप हैं, आपका मुल्क है सर, टैक्स होने चाहिए सर, क्या हो गया? जी सर जी, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है पेज नंबर 192 पे जाएं, और कौन कौन सी चीजें जहन से निकालनी है कि ये सेटिंग कॉस्ट नहीं है, ये पढ़ दें फ्रेंड जरा। कमीशन, levies of regulatory bodies and commodity exchange and transfer taxes ध्यान में रखना। एक्सक्लूड क्या किया यहाँ से, और नेक्स्ट पेज में क्या एक्सक्लूड हुआ? एडवर्टाइजमेंट। आज ये कुछ चंद बातें कल भी नहीं थी, थोड़ा सा और पढ़ने, फिर मेरा जरा बोरिंग सा हो गया, क्वेश्चन तो पहुंचते जल्दी से। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कल काफी सारी ये बातें हो गई सकते, जरा दोबारा पढ़ना। An entity is involved in the production and sale of raw material for food products. मतलब फॉर एग्जांपल कोई गंदम काश्त हो रही है, चावल की फसल काश्त की जा रही है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोडक्ट्स। ये गंदम रॉ मटेरियल होगा मेरे ख्याल आटे के लिए, क्या ख्याल है? इसी तरह चावल भी रॉ फॉर्म में होता है जब उगता है, उसको फिर ये राइस मिल्स होती हैं जिसमें वो उसका पहले ब्राउन सा को धागे ऊपर कवर सा होता है, वो उतारना पड़ता है। वो पता नहीं इसे क्या बोलते थे, मुझे याद नहीं। अच्छा, हस्किंग पता नहीं शायद प्रोसेस को बोलते हैं। इसी तरह जो शुगर केन है वो फिर एक रॉ मटेरियल होगा मतलब शुगर का। The entity is involved in the production and sale of raw material for food products. एक कॉमा है, in the sale of fish reared at its own fish farms. Reared का मतलब होता है नशोनुमा करना, बढ़ाना। मछलियों की नशोनुमा में इन्वॉल्व है। किस चीज में इन्वॉल्व है? नंबर 1 प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल, फिर सेल ऑफ फिश जिन्हें बढ़ा के अपने फिश फार्म पे बेचा जा रहा है, और इन द सेल ऑफ फिश caught in the northern seas by ocean going trawlers। इन तीनों का अलग अलग एनालिसिस करना है। ये सबसे पहले क्या चीज थी? एंटिटी ओन्स फार्मलैंड। फार्मलैंड का मतलब ट्रांसलेशन करते रहना, जमीन है, जमीन है जिस पर फार्म बनाया है, जरा जमीन है। ऑन विच इट ग्रोज एनुअल क्रॉप्स ऑफ कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? मकई में रखा फॉर सेल टू फूड मैन्युफैक्चरर्स। अब ये मकई से फिर मेरा ख्याल है इसका ऑयल भी होता है शायद, कॉर्न ऑयल। The growing process is aided and by the careful application of a range of nutrients, while additives, अब ये तो nutrients से मेरा ख्याल होगा ना, खाद्य, while additives are administered by underlying to the underlying land immediately after harvesting has ended। ये additives are administered to the underlying land, ये जमीन की जैसे मैं लफ्ज़ से बड़े, जमीन की जो उगाने की सलाहियत होती है, जरखेजी, ये भी शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती, फिर उसको बहाल रखने के लिए कोई एडिटिव्स की बात कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स तो मेरे ख्याल है वो खाद्य फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा है, लेकिन वो कहता है जब भी कभी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस एंड हो जाता है तो हम जमीन में कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि लैंड जो है वो अपनी जरखेजी बरकरार रख सके। ये जो हजरात मेरा ख्याल है दही इलाकों से होंगे उनको जरा आइडिया होगा कि नहीं, मतलब ये जमीन अपनी जरखेजी होती जाती, खो जाती है शायद। जिप्सम साहब भाई बता रहे हैं। नहीं, मैंने तो सुना सुनाया हुआ है आप लोगों से, जिन लोगों को आइडिया है। सही कह रहा हूँ? क्या क्या किया जाता है सर फसलें उगाने के लिए? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं। एडिटिव्स क्यों ऐड किए जा रहे हैं? ताकि जमीन अपनी, तो क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? क्या ये मैनेज किया जा रहा प्रोसेस है? The corn growing each year is the biological transformation. Growth is encouraged by the management's activities, and the change is monitored to identify the time at which harvest should commence. Means to say ये सारा अगर हम मैनेज कर रहे हैं प्रोसेस तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, और देयरफॉर इस स्टोरी पे IAS 41 लगना चाहिए।
एक सदी को जंगल जहन बनाया ना, जंगल में भी कोई दरख्त उग जाते हैं खुद ब खुद ही, उन पे भी फल लग जाते हैं, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो क्यों नहीं है, इसे मैनेज नहीं किया जा रहा, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस अगर है फिर IS 41 नहीं है, उसकी काउंटिंग भी शायद नहीं है, लेकिन अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो फिर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और हम कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे? अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो क्या हम उससे कोई प्रॉफिट भी चाहते होंगे? फिश फार्मिंग एंटिटी लीजेस अ नंबर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लेक्स। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अपनी ही जमीन है और उस जमीन में आपने कोई तालाब बना ली मछलियों के, देखे होंगे आपने, हो सकता है ये भी दफ्तर में। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि जमीन किसी और की है, वो रेंट पे ली हुई है आपने, और उसमें अपने मतलब मछलियों को पालने के लिए ये झीलें बना ली हुई। ठीक है, क्या बना लिया हमने, क्या लेके क्या बना लिया हमने? नहीं, झीलें बना ली, सब थोड़ा तालाब से बड़ी होगी बात, लेक्स में। देखा है कभी वैसे? मैं तो असल में कुछ देखे हुए इसलिए मुझे याद आ जाता है, पता नहीं। नारायण कागान में भी शायद हूँ, लेकिन इन इलाकों में भी ये मोटरवेज के इर्द गिर्द मैंने देखे रिसेंट, सिर्फ में नहीं लेकिन मतलब शहर से बाहर। The entity leases a number of privately owned lakes into which it puts underwater tanks for the nashonoma of fish. ये erroring word आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ। Is it an agricultural activity, sir? Why? Fish are grown to the suitable size for sale and their feed must be, and the feed भी हम देंगे, तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, IAS 41 अप्लाई होगा। अब आ जाए, ओशन फिशिंग की बात हुई थी कल। Entity owns a number of trawlers. The trawlers go to the sea in search of suitable fish. This is not an underline. Why? Although there is a biological transformation on part of the fish, growth होती होगी उनकी, there is no management intervention. हमारी इंटरवेंशन से हम उन्हें फीड प्रोवाइड करते हैं। Neither there is any routine measurement of the amount of any change which has taken place. क्या हम बार बार समंदर में जाकर देखते होंगे कि अब इसमें मछलियों की कितनी कितनी तादाद होगी? हम सिंपली क्या करते होंगे, अपना जाल फेंकते होंगे और बस दुआ करते होंगे, मौला आ जाए आ जाए आ जाए। वहीं कहाँ से? नहीं आई कहाँ से? नहीं जाते तो नहीं, बेटा रब की तरफ से यही है। तो अगर इसमें मैनेजमेंट इंटरवेंशन नहीं है तो ये स्टोरी कहाँ से निकल जाएगी? IAS 41 से निकल जाएगी, नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जब भी कभी ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो पहली तरह ये स्टोरी जरूर पढ़नी है, इसमें से नॉर्मली इस सिनेरियो बेस्ड या थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी उम्मीद है। बाकी न्यूमेरिकल जो होंगे वो तो भी मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं फिर ये कहीं भी बस वो मछली अगर निकाल लिए तो अब वो IS 2 है बस। नहीं वो मछली अगर निकाल लिए तो इन्वेंट्री है, जब तक नहीं बेचेंगे। IAS 41 वाली स्टोरी नहीं है, मतलब आप इन मछलियों को एज अ बायोलॉजिकल एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस अगर मछलियां निकालनी है बेचनी है तो जब तक नहीं बिकेंगी तो IS 2 अप्लाई करेंगे। हाँ उनको निकालने पे जो खर्चे हो रहे हैं वो शायद उनकी कॉस्ट बन जाएगी। हाँ फिर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऐसी कंडीशन में मछलियां निकालनी है जो इसमें जिन्हें अभी फर्दर और बड़ा करना है हमने, तो फ्री मैनेजमेंट हो जाएगी, वो फिर एक सॉर्ट ऑफ इनिशियल रॉ मटेरियल टाइप हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल है शायद ऐसे मुश्किल हो जाएगा कि ऐसी मछलियां निकल आए जो उस साइज की, वो तो मेरे ख्याल है अल्लाह अल्लाह की तरफ से ही होगा कौन सी निकलनी। लेकिन अगर खास तौर पे आप ऐसी मछलियों की तलाश में जिन्हें आपने फर्दर अपनी मैनेजमेंट अपने मैनेज करके बड़ा करके बेचना, तो फिर वो एक्टिविटी एग्रीकल्चर हो जाएगी। इलिस्ट्रेशन शुरू करें सर, बहुत बढ़िया। तो एन एंटिटी रियर्स एनिमल, अब रियर्स वर्ड याद रहेगा क्या? पाला जा रहा है, पाल के बड़ा किया जा रहा है। एन एंटिटी रियर्स एनिमल्स टू बी सोल्ड इन लोकल मार्केट एट द मेजरमेंट डेट द ओपन मार्केट वैल्यू इज 120। आसान आसान से एग्जांपल से शुरू हो जाएंगे। ऑक्शनर कौन होता है? नीलामी करवाने वाला। चार्ज अ सेल कमीशन ऑफ 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू and there is a government tax, levy means tax, based on market value of 1% on purchase and 3% on sale. आपने बस इधर ही रहना, आपने
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की वर्किंग करवानी है और अपने हाथ से जहाँ छोटी सी वर्किंग लिखो। बताइए जी व्हाट इज फेयर वैल्यू। बिल्कुल सिंपल सी गेम हो जानी है सर। 120 एनी कॉस्ट टू सेल 2% ऑफ मार्केट वैल्यू बताएं कितना बनेगा 120 into 2%। एनीथिंग एल्स सोच के जरा। नहीं 1% लें या 3% लें, कॉस्ट टू सेल लेना आपने, तो परचेज पे 1% है, बेचने पे 3% है, तो माइनस क्या करेंगे 120 into 3%। 1% कब देना है और 3% कब देना है, तो हमने कॉस्ट टू सेल लेनी है, तो 3% इसकी में लगी है। कर ले छोटी सी गलती। कितना बनता है, ये बन गया था 2.4 3.6 120 minus 2.4 minus 3.6 is equal to 120 minus 2.4 and minus 3.6 is equal to 114। ठीक है जी, आ जाए नेक्स्ट स्टेप पर। Grouping of assets. Some biological assets are physically attached to land, for example tree plantations। आप इस तरह करें, कोई बाग जहन में रखना, फलों का बाग, किसी जमीन पे होगा बाग और उस पर दरख्त उगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फसल भी सपोज लगती है, तो अब जो जमीन है वो भी बायोलॉजिकल एसेट है, वो IAS 16 में है, और जो प्लांट्स हैं ये हैं IAS 41 में। तो some biological assets are physically attached to the land, for example tree plantations, and it is necessary to value the land and biological asset together as one asset, even though the agricultural land is not within the scope of IAS 41। कहना वो ये चाह रहा है कि हो सकता है इस केस में सिर्फ दरख्तों की फेयर वैल्यू लगाना, किसी से ये पूछना कि आप मेरे सिर्फ दरख्त कितने के लेंगे मुझे बताएं, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। रादर देन दैट आप शायद बाग एज अ होल ही सेल कर पाएंगे, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, जिसमें लैंड भी है और ट्रीज भी है। तो इस केस में फिर क्या करें आप, तो obtain the fair value of the biological asset, the fair value of the land should be deducted from the combined fair value। मतलब इसका सिंपली ये है कि बाग की कीमत लगवाना, नहीं बाग की कीमत लगवाने, और आपके पास जैसी जमीन है वैसी जमीन अगर किसी के पास खाली पड़ी है तो एक कीमत उसकी भी लगवाना। हमारी जो जमीन है उस पर तो क्या उगा हुआ, तो अपने इस बाग की एज अ होल जमीन के साथ प्राइस लगवा लें, और अपने पास जितनी की लैंड है अगर ये लैंड किसी के पास खाली पड़ी है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी लगवा लें। अब क्या करें, अब अपने कंबाइंड फेयर वैल्यू में से किसकी फेयर वैल्यू निकाल दें, अब बस किसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी, आपके प्लांट्स की फेयर वैल्यू। समझ आता है, तो obtain क्या है, दोबारा पढ़ें, to obtain the fair value of the biological assets, the fair value of the land element should be deducted from the combined fair value of what, combined fair value of the बाग as a whole with the land। एक एग्जांपल देखें, a farmer wishing to value an apple orchard, ये क्या होता है, बाग को कहते हैं, सेब का बाग। In circumstances where is no separate valuation for the orchard from that of the land on which it is grown, would value it at a combined fair value of the land and orchard less the, वही बात आ गई। एक दफा देख के बोलने जरा दोस्त, क्या करके क्या करें, क्लियर है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट्स अलग मैयर करना पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है,
तो फिर पहले कंबाइंड फेयर वैल्यू लगा लें और फिर अपनी जमीन की तरह की किसी लैंड की फेयर वैल्यू लगा लें और माइनस करके कहाँ तक पहुंच जाए, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट, और उसे फिर आप IS 40 के मुताबिक मेजर कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है पेज नंबर 192 की तरह जाए। पेज नंबर 192 पे हमने पहले पढ़ा है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। वो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है दोनों का कंबाइंड, किन दोनों का, बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद फिर हमने मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट पढ़ना शुरू किया था और हमने प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी। अभी भी गेम चल रही है बायोलॉजिकल एसेट्स की मेजरमेंट की। अब वापस आ जाए पेज 194 पे। अब कहते हैं फेयर वैल्यू इज नॉट इनिशियली रिलायबली मेजरेबल। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो देन मजबूरन बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट cost less accumulated depreciation and impairment, means cost model of IAS 16 फिर अप्लाई हो जाएगा। क्या बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से भी मेजर होना है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली इनिशियली मेजरेबल नहीं है तो मजबूरन किस पे आ जाए, कॉस्ट मॉडल। कौन सा वाला, क्या होता है कॉस्ट मॉडल, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करें, when the asset is available for use का यहाँ मतलब मेच्योर हो जाए, खरीदते ही या मेच्योरिटी का वेट करें, और उस वक्त तक मेच्योरिटी तक जाते जाते जो खर्चे आपके हो रहे हैं वो सारे कॉस्ट का हिस्सा बन जाए। तो इन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई काफ लिया है, अब उसको खिला पिला रहे हैं, फेयर वैल्यू अगर मेजरेबल है और सिचुएशन, लेकिन अगर आप कॉस्ट की बेस पे मेजर कर रहे हैं तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफ के नाम से हेड बन जाए, और कब तक ये खर्चे कैपिटलाइज होते रहेंगे, और जब मेच्योरिटी डेट आ जाएगी तो फिर आप डबल एंट्री एक और करेंगे, नहीं काफ डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिर उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन, फिर लाइफ एस्टिमेट करेंगे, फिर रेजिडुअल वैल्यूज डिसाइड करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, these above biological assets are not revalued under IAS 16। देखिए हम इन्हें IAS 16 के कॉस्ट मॉडल में लेके क्यों गए थे, क्योंकि फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं थी। तो अब कौन सा मॉडल ऑफ IAS 16 अप्लाई नहीं होगा, वो क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अगर अप्लाई करना तो फेयर वैल्यू। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मींस फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस था बलोचिस्तान के किसी रिमोट इलाके में, तो शुरू में तो फेयर वैल्यूज नहीं डिटरमिन हो रही थी, लेकिन 2 3 4 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एरिया था जरा डेवलप हो गया और देर पर उसके नजदीक भी मंडियां लगनी शुरू हो गई और मार्केट प्राइसेस अवेलेबल हो गई। तो अगर मार्केट प्राइसेस सब्सिक्वेंटली अवेलेबल हो जाए तो अब आप IAS 16 में रह के रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, आप वापस आएंगे IAS 41 में, और उस डेट से ऑनवर्ड्स, जिस डेट से फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, IAS 16 से जंप करके IAS 41 में आके फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर की बेस पे मेजर करेंगे। दोबारा अगर वापस फर्स्ट टाइम में जाए जहाँ इनिशियली पढ़ा हमने, जिस वक्त हमने बायोलॉजिकल एसेट्स लिए इनिशियली उस वक्त सपोज फेयर वैल्यूज मेजरेबल नहीं थी, हम देयरफॉर IAS 41 छोड़ के कहाँ चले गए और कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अगर सब्सीक्वेंटली कभी फेयर वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी तो हम IAS 16 में रह के रिवॉल्यूशन मॉडल की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि हम वापस किधर से किधर आ जाएंगे, IAS 16 से IAS 41 में आ जाएंगे और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बेस पे मेजरमेंट करेंगे, और अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, कोई सरप्लस या रिवॉल्यूशन लॉस और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की स्टोरी नहीं चलाएंगे। अब ये ज़हन रखना पड़ेगा। ये एक मिनट मैं बात अपनी कंप्लीट करूँ। These above biological assets are sir not revalued under IAS 16. If fair value subsequently is reliably measurable, then entity must measure these biological assets from that point. किस point से onwards? At fair value less cost to sell as per IAS 41। अब इन दो पैराग्राफ्स को जरा इकट्ठा देख के एक दफा कैंडी आप भी बोलो। जी भाई सर।
हर बंदा अपने हिसाब से वो करेगा। ये देखे ना, कास्ट हम कह रहे हैं कि वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बना दिया, तो मेरे मुताबिक मेजॉरिटी डेट यानी कि ना करें सर, हमें कमाल हो गई है। मेच्योरिटी डेट का मतलब ही होगा कि अब आप उससे वो फायदा उठाने की पोजीशन में आ गए हैं जो आप उठाना चाहते हैं। मसला अगर आप उससे दूध हासिल करना चाहते थे, नहीं काफ ये गोश्त हासिल करना चाहते थे तो गोश्त के काबिल हो गए। अब ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि आपने उसे गोश्त के काबिल कब समझा है, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, तो ये डेफिनेटली आपके अपने डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, एनिमल उस लेवल पे पहुंचे। दरख्त मेच्योर कब कंसिडर होगा? लेकिन शुरू शुरू में हो सकता है फल उस क्वालिटी के ना शायद देता हो जिस क्वालिटी के फल आप मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो इवन देन अभी आप कह सकते हैं अभी ये वो मेच्योरिटी नहीं है। जब वो फल उस क्वालिटी के आ जाएंगे जिस क्वालिटी के फल आप शायद मार्केट में बेच के फायदा उठा सकते हैं, शायद वो फिर रेलिवेंट आपका मेच्योरिटी लेवल होगा। तो डेफिनेटली इसमें फिर जजमेंट इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये ऑलवेज अज्यूम्ड है कि जब भी अकाउंटेंट को जजमेंट यूज करेगा तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करेगा, कोई एक दूसरे को धोखा देने वाली बात नहीं। हाँ बाकी जजमेंट है, इंसान अपनी जजमेंट में फ्लॉड हो सकता है, ठीक है। इनिशियल वो बाद में भी कर लेता हूँ। देखिए कॉस्ट, अगर आपने एक मोबाइल 20,000 का लिया तो कहाँ से लिया, तो क्या वो मार्केट प्राइस नहीं होगी? लेकिन आप जब खरीद लेंगे तो आप कहेंगे मेरी कॉस्ट है, जब बेच रहा होगा वो कहेगा मेरी सेल प्राइस है। लेकिन अगर ये मार्केट में ट्रांजेक्शन हुई है तो यही मार्केट वैल्यू है। तो मैं आता हूँ उस तरफ कि ये कॉस्ट का मीनिंग असल में क्या है। कॉस्ट शायद इनिशियली फेयर वैल्यू होगी, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल रादर देन कि हमने परचेज किया, हम एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर गया तो उसकी फिर कॉस्ट क्या है? तो उसकी नहीं मतलब उसकी कॉस्ट अगर देखेंगे तो उसकी फिर मार्केट वैल्यू ढूंढेंगे, तो समटाइम्स मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं भी होती। तो इन दैट केस फिर मजबूरन आप कॉस्ट मॉडल पे आ जाएंगे। और इसलिए भी हो सकता है कि अब एनिमल्स की ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन आपके जिस इलाके में अगर कोई रिमोट एरिया है तो उस इलाके में अगर कोई मंडी अवेलेबल नहीं है तो फिर फेयर वैल्यूज का आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। अब ये कहना कि फेयर वैल्यू होगी नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन अगर आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे और सब्सिक्वेंटली अगर फेयर वैल्यूज डिटरमिन होना शुरू हो गई हैं तो फिर स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कि अब आप IAS 16 में ना रहे, आप IAS 41 में। नहीं ऑनलाइन तो बेटा ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा शहरों से दूर जाए ना तो ये ऑनलाइन खत्म हो जाती है चीजें। हम शायद शहरों में रहकर समझते हैं कि ये हर जगह है, अगर आप इवन लाहौर के इर्द गिर्द थोड़ा सा निकलेंगे तो ये देहातों में, इवन लाहौर के नजदीक हो, और अगर मैं तो चला गया बलोचिस्तान के इलाका में, वहां तो पता नहीं बिजली भी होती कि नहीं, सिग्नल से बड़ी दूर की बात होगी। तो ठीक है, मतलब अगर हम इन इलाकों में हैं तो यहाँ तो शायद फेयर वैल्यूज बिल्कुल ईजी है। यहाँ तो एक लाहौर में पता नहीं कितनी फेयर वैल्यूज मिल जाए आपको, और हर मोहल्ले में इसको तो फेयर वैल्यू लग जाएगी। लेकिन मतलब अगर आप रिमोट एरियाज में और खासतौर पे जहाँ बड़े बड़े फॉर्म्स हैं फिर शायद शहरों में तो नहीं होंगे और दूर दूर हो सकते हैं। तो अगर ऐसे मतलब अब अगर हो जाए तो, लेकिन अगला जरा एक पैराग्राफ पढ़ना, IAS 41 सेज कि ये वैसे रेयर चांस है कि फेयर वैल्यू ना मिले, लेकिन अगर ना मिले तो फिर कॉस्ट मॉडल पे आए। तो एक जरा पैराग्राफ और बीच में अगला अकॉर्डिंग टू IAS 41 देयर इज अ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होती है? ये assumption है कि फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स। एक बेसिक assumption है कि मिल जाएगी। however वो कहता है the presumption that presumption can be rebutted means उठा के लेने का मतलब हो जाएगा कि आप इसे आप कह सकते हैं कि ये assumption सही नहीं है, सॉर्ट ऑफ इस तरह से रिबट आप इस assumption को assumption का इनकार कर सकते हैं कि ये assumption ठीक नहीं है ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। मसलन फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली फेयर वैल्यू मिल जाती थी और आपने फेयर वैल्यू के बेस पे मेजर कर लिया है तो स्टैंडर्ड कहता है बाद में फिर ये हम अज्यूम करेंगे कि बाद में ये मसला नहीं आया कि पहले मार्केट्स होती थी अब मार्केटें गायब हो गई हैं एसेट्स की। ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। हाँ अगर जिस वक्त आपने एसेट लिया था उस वक्त ही अगर मार्केट्स नहीं थी तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मार्केट्स अवेलेबल हो जाए तो इवन देन अपने IAS 41 में आ जाए। तो ये जो अजम्पशन है आपने कब ही रिबट करनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन। ये ऊपर आया भी था बड़े, लिंक करें प्लीज। इफ फेयर वैल्यू इज नॉट
इनिशियली डिनायबल। तो क्या इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है? रिबट समझ गए सर? रिबट समझ गए सर? इस अजम्पशन को वायलेट किया जा सकता है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी? किया जा सकता है सर, लेकिन कब किया जा सकता है? नहीं नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन पे। मतलब इसका ये कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर फेयर वैल्यू मिल गई है तो आप सब्सिक्वेंटली ये नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू आईएस 41 कि अब फेयर वैल्यूज नहीं मिलती। लेकिन अगर इनिशियली फेयर वैल्यूज नहीं मिल रही तो आप यकीनन कह सकते हैं कि हाँ जी नहीं मिल रही, और देयरफॉर आईएस 16 का कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर। अगर इनिशियली फेयर वैल्यू मिल गई है तो क्या करें? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल आईएस 41 में रहें और इट इज अज्यूम्ड के बाद में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। लेकिन अगर शुरू में नहीं मिल रही तो आप कह सकते हैं कि हमें नहीं मिल रही, स्टैंडर्ड अलाउ करता है, लेकिन किस वक्त ना मिले। नहीं ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन मींस पता क्लियर है। कब अगर नहीं मिलेगी फिर तो कॉस्ट मॉडल हो सकता है। अगर इनिशियली फेयर वैल्यूज नहीं मिल रही तब को कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हैं, और अगर सब्सिक्वेंट नहीं मिल जाए फिर क्या करना है? फिर आईएस 41 में आ जाना। ठीक है, बेसिक अजम्पशन स्टैंडर्ड की यही कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन इस अजम्पशन को कब रिबट किया जा सकता है? क्या मतलब रिबट किया जा सकता है? मानने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप कह सकते हैं कि नहीं भाईजान, इस स्टैंडर्ड में जो लिखा है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी, हमें नहीं मिल रही है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, और देयरफॉर हम कॉस्ट मॉडल पे चले गए हैं। अब ठीक है, प्लीज क्लियर। अब पढ़ दें जरा तीनों पैराग्राफ इकट्ठे पढ़ दें यार, मतलब इसको पढ़ दें का मतलब अपने लफ्जों में पढ़ दें। जितना उसने अगर कोई ये मवेशी उसने फूड हाँ जी हाँ जी, सारा कॉस्टिंग हो तो, और जितना उसकी अगर कोई केयर टेकिंग जी जी सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस सारे कैपिटलाइज हैं जी। सब्सिक्वेंटली बेटा कॉस्ट मॉडल पे नहीं जाना आपने, इनिशियल रिकॉग्निशन पे बस कॉस्ट मॉडल अलाउड है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर फेयर वैल्यू नहीं मिली तो कॉस्ट मॉडल अलाउड है। स्टैंडर्ड सेज अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे फेयर वैल्यू मिल गई है तो इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट भी मिल जाया करेगी। यू कैन रिबट दिस assumption only on initial recognition and then can choose cost model। लेकिन उस कॉस्ट मॉडल में भी अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मिल गई तो वापस किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में आ जाना? आईएस 16 से आईएस 41 में। मींस किस स्टैंडर्ड में रह के रिवोल्यूशन नहीं करनी? 16 में रह के रिवोल्यूशन नहीं करनी, इसमें वापस आना जरूरी है आईएस 41। ज्यादा फंस गए? एग्जाम्पल क्या है सर? अब आई जाए बत्तीस में जी, चलें जी आगे ऑनलाइन सेट से पूछ। नहीं वो तो ठीक है, उस वक्त मिल गई होगी, अगर तो मिल गई तो फेयर वैल्यू लगा लो। लेकिन अगर न्यू बॉर्न तो ज्यादातर तो फिर यही होता है, बार बार आप मार्केट से खरीद के इतनी दूर तो नहीं लेके जाएंगे। आप मार्केट से खरीद के तो बलोचिस्तान में नहीं लेके जाएंगे, वो तो चंद एक शायद होंगे, उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे कि तो चंद एक इंपोर्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको खुला इलाका चाहिए था, आपको हजारों की तादाद में रखने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो तो फिर बड़े बड़े फॉर्म्स बनेंगे। अगर तो नॉर्मली शायद आबादियों से दूर बन जाए, तो अगर वो दूर बन के और नई रिप्रोडक्शन हो रही है तो उस नई रिप्रोडक्शन की फेयर वैल्यूज इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कॉस्ट मॉडल चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनवर्ट्स को गौर से देखें तो शायद स्टैंडर्ड ये कहना चाहता है कि नॉर्मली फेयर वैल्यूज मिल ही जाती हैं, एक्सेप्शन है शायद। क्या चीज एक्सेप्शन है? फेयर वैल्यू मिलना या ना मिलना? ना मिलना एक्सेप्शन है, इन दैट केस फिर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं। जिस बंदे को फेयर वैल्यू नहीं मिल रही उसका आईएस 41 किस तरह? तो सर उसने आईएस 41 नहीं अप्लाई करना, उसने आपको बुला लेना है। जिस बंदे के पास हजारों कॉल्स होंगी उसने हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट रखने हैं, और क्या अकाउंटेंट्स को भी आईएस 41 नहीं पता? आपको पता है ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन्हें तो आईएस 16 का नहीं पता, इन्हें आईएस 2 का भी नहीं पता, तो उन्हें नहीं पता होना था सर, उन्हें तो स्टैंडर्ड्स का भी नहीं पता होना। वो किसे ढूंढेंगे सर इस काम के लिए, और इंशाल्लाह आप उन्हें नजर आ जाएंगे। एग्जाम्पल जानना छोड़ा मिस्टर बैग, आज तो पढ़िए एग्जाम्पल सर। चले सर, ये अभी यहाँ एक डबल एंट्रीज आनी है और थोड़ी सी हट के डबल एंट्रीज आनी है, कंसंट्रेट करना आपने। एंटिटी परचेज द कॉ फॉर ₹1,20,000।
इन एडिशन देयर इज अ कैरेज कॉस्ट ऑफ 2000। अब यहाँ ये कैरेज कॉस्ट कौन सी है? कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड्स? जिंदगी में कुछ चीजों से हम यूज तो हो गए हैं, तो उनको भी जहन में रखे, जो नई चीज है वो सुननी है। क्या ये कैरेज इनवर्ड्स कैपिटलाइज होती है? क्या ये कैरेज इनवर्ड्स कैपिटलाइज होता है? बचपन से होता है, आज अगर नहीं होता तो मैं बताता हूँ। द एंटिटी estimates that if it sells the cow, then the auctioneer charge a sale commission of 2% of the market value, and there is a government levy based on market value of 3% on sales. नहीं, एक मिनट, देखिए इस वक्त हमने काउ खरीदी है, क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है? इसे इनिशियली भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस काउ? 122 हो जाएगी। अगर हम इन्वेंट्रीज या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह की पुरानी बात करें तो 122 की डबल एंट्री बनेगी। 120 ठीक है, 122 डबल एंट्री बताएं, काउ डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये है कॉस्ट मेजरमेंट। स्टैंडर्ड क्या कहता है? शुरू में भी किससे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब वो कैसे? फेयर वैल्यू बनवाएंगे जरा, ढूंढे फेयर वैल्यू क्या है। यार ये तो कॉस्ट है, इस वक्त यही मार्केट वैल्यू भी होगी, अपने मार्केट से खरीदी 120 हो गया। नहीं, 120 मार्केट वैल्यू, वो तो रस लाने की कॉस्ट है। इतने पे मार्केट में ट्रेड हो रही होगी, जितने पे आपने खरीदी, तो दैट इज फेयर वैल्यू। अब इसमें से लेस क्या करना है? कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में कैरेज इनवर्ड्स आएगा, इसमें कैरेज आउटवर्ड्स भी नहीं आना, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आनी। इसमें दो चीजें जो लिखी हैं ये आनी, कौन कौन सी? तो 2% एंड माइनस 120,000 इंटू 3%। सिर्फ आप वर्किंग कर लें, बाकी सब कुछ आपके पास लिखा हुआ। 1,14,000 बिकम्स, पूरा वर्ड्स बोले, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहाँ तक ठीक है? अब फुल कंसंट्रेशन से जरा एंट्री सुनो। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट या क्रेडिट? कितने से? 114,000। किस अमाउंट पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन भी कॉस्ट पे नहीं हो रही, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। कैश कितना जाएगा? कैश कितना जाएगा? 120 प्लस 2000। 120 किसका और 2000 किसका? तो कितने पैसे देके, वर्ड गौर से सुनिएगा, कितने पैसे देके कितने पे एसेट हमारा डेबिट हुआ है? तो इस इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये 8,000 ये कैसे बना? कंसंट्रेट कीजिएगा फिर। नहीं, डिफरेंस तो बन गया है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे बना? नहीं नहीं, इसलिए नहीं बना। एक सेकंड, सिर्फ 120 जरा ध्यान रखें। 120 और 114 में कितना फर्क है? तो जो 2000 कैरेज इनवर्ड्स वाला था ना, वो भी इस वक्त कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कैपिटलाइज कोई नहीं होता। अगर आप कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, इंटेंजिबल्स में, इन्वेंट्री में, तो हमेशा वही प्रिंसिपल है जो आपको पता है। इनिशियली कॉस्ट पर मेजरमेंट होती है। ऑल अमाउंट्स इंकर्ड, सेंटेंस पूरा करना, ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन आर कैपिटलाइज्ड। लेकिन यहाँ नई स्टोरी क्या है कि फेयर वैल्यू पे बायोलॉजिकल एसेट्स को मेजर करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो डिफरेंस आएगा इनिशियल मेजरमेंट पे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसकी ना ये जो रीजन है कि इसे क्यों कॉस्ट पे डेबिट नहीं करना और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे क्यों डेबिट करना, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की इसकी लॉजिक है। लेकिन मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाऊंगा कि ऐसे टाइम वेस्टिंग है।
मतलब उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, और उसमें फजूल में हमारा टाइम वेस्ट हो जाना। इसकी लॉजिक बहुत बेहतरीन है। आप एंट्री लिखें, मैं जरा सोचता हूँ कि अगर मैं उस लॉजिक को जरा 1 मिनट में आपके सामने पेश करने की पोजीशन में हूँ तो फिर मैं बात कर देता हूँ। अभी एंट्री जरा अपने हाथ से लिखें। मैडम एंट्री करने का तरीका समझ आ गया क्या? फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर आपने डिटरमिन कर लेनी है, उस पे एसेट डेबिट कर लेना है, पैसे जो गए हैं वो लिख लेने हैं, डिफरेंस अगर आएगा तो गेन या लॉस बन जाएगा। क्या ये हमेशा लॉस ही बनेगा? इस खौफ को खत्म करने के लिए 1 मिनट पेज 195 पर। सेकंड एग्जांपल देखो। The entity's cow has given birth to a baby cow today. जी सर, इज इट अ बायोलॉजिकल एसेट? अब इसको रिकॉर्ड करना है, फाइनली किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर। नेक्स्ट लाइन, लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ द बेबी काफ इज 10,000। किस वक्त? इसी वक्त, इसी वक्त। In order to sell the calf, entity will have to pay 200 in transfer tax and a sale commission of 1500। मतलब ट्रांसफर टैक्स, एक किसी को बेचने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स रखे हैं, ट्रांसफर टैक्स, टाइटल ट्रांसफर, सही है, टाइटल ट्रांसफर है। जी सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल बताएं जिससे कि 10,000 माइनस 200 माइनस 1500 क्या है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल? 8300। डबल एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और जाने देंगे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 8300। कैश बताएं कितना क्रेडिट? ये तुम्हारे एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल एसेट है रिपोर्ट। कैश कितना क्रेडिट? क्या रब की तरफ से आपको इनाम मिला है? तो ये गेन है सर, गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट, प्रॉफिट लॉस में रहेगा। फायदा हो गया सर, समझ आता गेन। अब यहाँ जरा थोड़ी सी और बोरियत से बचने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर ढूंढना जरा, 436। ये नहीं, लॉजिक में अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, शायद एक और चीज आ जाए सामने। आपने आजकल के जमाने में ये लफ्ज सुने होंगे, अल्लाह करे कुछ सुनते भी सुनाते भी होंगे, वैसे ही करी जा रहा कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए दुनिया में। क्या मतलब? जंगलात कटे ना। इसी तरह ये भी कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है दुनिया में कि आप ये एनिमल्स हैं बस इनकी ज़िबा कर करके खत्म करते रहें। जरूरी नहीं करें, लेकिन साथ ही नई प्रोडक्शन की। इसी तरह अगर दरख्त काट रहे हैं तो पहले ये इंतजाम करें कि कम से कम एक और दरख्त उसकी जगह खड़ा होने को तैयार हो जाए। तो इस दुनिया में मतलब ये जो एनवायरनमेंट है इसका, इसको सस्टेन रखें। तो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स को खत्म ना करें, इनको खत्म अगर करना जरूरी है, इंसानों ने कंज्यूम करना है, तो इनका जो लेवल है दुनिया में वो कम से कम बरकरार जरूर रहे। अब ये वाली बात ध्यान में रखें, बाकी जो अगली बात है वो फिर थोड़ी देर बाद। लेकिन
इसमें ये बात है हमको तो जंगली जानवर नहीं सर, जंगली जानवर फॉर्म्स में पहले सर नहीं, मतलब मीन्स टू से फॉर एग्जांपल अगर ऐसे इंसान जो है लालची सा है, शॉर्ट टर्म फायदा हासिल करना चाहता है, तो एनी दरख्त काटी जाए, मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, बाद में मुझे क्या, वो नए आए ना आए। इसी तरह बस जितने मेरे पास हजारों एनिमल्स हैं, बस आज ही मैं ज़िबा ज़ुबा करके मुकाऊं काम, रातों रात अमीर हूँ, बाद में कोई प्लॉट ले लूँ। इंसान इसी तरह का है। बाद में वो जो पैसे हैं अच्छे भले जो मतलब किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लग रहे थे, मेरी डेड इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने प्लॉट ले लिया, अब ये मैं सो गया हूँ, प्लॉट अब बढ़ेगा तो इंशाल्लाह मैं अमीर हो जाऊंगा, उसमें कुछ पैसे मैंने बैंक में रखवा दूँ, वहाँ सूद खा लूंगा। तो इंसान चाहता है बस ठीक है, उसके बाद मैं नींद आराम से पूरी करूँ और मैं अमीर होता जाऊँ। तो इंसान बड़ा लालची है सर, वैसे आपके इत्तफाकी नहीं मेरे जैसे लोगों के साथ। तो मैं जरा अच्छे से अपनी बात को उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो लॉजिक इसकी है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गई है और इंसान का एक लालचीपन आ गया सामने। बाकी थोड़ी सी बात में थोड़ी ठहर करता हूँ, बीच में क्वेश्चन साथ शामिल करें। रिकी रॉकी लिमिटेड सर, क्वेश्चन नंबर 1 है सर, पेज नंबर रिपीट कर दें एक दफा, फाइनली बता दें 436 क्वेश्चन नंबर 1। मान ली तो पेज नंबर भी मसला बन जाता है। नहीं वॉल्यूम होपफुली पता है बच्चों को, वॉल्यूम नंबर 5 की बात हो रही है। रिकी रॉकी लिमिटेड हैज द Rocky Road, मैं रिकी रॉकी गई है। Rocky Road Limited had a stock of 2000 cows on 1st January 19। बात सभी है बस इतनी सी, लेकिन एग्जामिनर जो डाटा देता है वो फिर सही पढ़ना पड़ता है। ऑन 1st May 19 RRL purchased 750 cows at a fair value of 56,000 per cow। अब देखिए यही कॉस्ट भी होगी, क्या ख्याल, मार्केट से खरीदा है, इसी को कॉस्ट भी कहेंगे, यही फेयर वैल्यू है। Further 2 million were incurred to transport the cows to the farm carried inwards। On 1st August 19, RRL imported cattle feed of $150,000 against advance payment of 70%, against 70% payment, sorry। ये थोड़ा सा IS-21 बीच में आना है, फॉरेन करेंसी है जनरल। एक कैटल फीड भी बायोलॉजिकल एसेट है नहीं, हाँ ये मतलब ये भी कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं है, हमने ये फीड मंगवाई है, फीड परचेज की है, अगर बच जाएगी तो स्टॉक है, क्या करना है। कितने डॉलर्स की मंगवाई, 70% पेमेंट कर दी है। RRL also paid 5% custom duty on import, ये भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। The feed is specifically designed to provide vital nutrients to cows that keep them healthy and improve the quality of their produce। उन्हें सेहतमंद रखने के लिए ये खास तौर पे फीड डिजाइन हुई है, जिस तरह वो शायद आजकल वो मुर्गियों की फीड होती है, वो भी पता नहीं क्या है बेसिकली। एट द ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट, अब ये भी इसी तरफ चली गई गेम, ये जो अदरवाइज ये जो है ना, वो सिर्फ अब चिकन में नहीं रहा ये, अदरवाइज जो दूसरा मीट है वो भी बस अब आर्टिफिशियली हो गया सारा, वो भी कोई नेचुरल, अब नेचुरल वाली चीजें नहीं खत्म रह गई, तो भी अब नॉर्मल सी, मतलब जल्दी से ताकि उनका साइज बड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी। At year end, 30% of the amount is payable, whereas 40% of the feed is unused। कितना पेबल है और कितना अनयूज है, 30% लाइबिलिटी भी रहती है और 40% स्टॉक भी पड़ा। जी मैंने एक जमाने में जब IS-21 का टेस्ट किया तो उसमें ये कैटल निकाल दी थी, ये शामिल कर दिया, तो कैटल बीच में आ गई। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर cow अवेलेबल 1st January 19, 1st May 19, 31st December 19, average for the year। Auctioneers charge 2% commission on fair value from seller। Further, there is a government levy of 3% at the time of purchase and 4% at the time of sale on fair value। Following exchange rates are also available। Rupees versus one US dollar। Required आपसे क्या है, जनरल एंट्रीज करनी है 31 दिसंबर 19 की, शुरू हो जाएगी।
नहीं नहीं आप तो देख रहे हैं नहीं, लेकिन वो मतलब बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, ये 41 अप्लाई तो नहीं ना होगा। नहीं कैपिटलाइज तो अब हमने करना ही नहीं है, हमने तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे रखना, तो उनकी कॉस्ट का तो हिस्सा बनने वाली बहस ही खत्म हो गई। वैसे भी एक चीज एक फॉर एग्जांपल आपने कुछ जनरेटर लगा लिया, अब जनरेटर को चलाने के लिए आप डीजल डलवाते हैं, तो वो आप कैपिटलाइज तो नहीं करते। अब इसी तरह काउस को चलाने के लिए हम खिला पिला रहे हैं, तो मेरा ख्याल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या ख्याल है? एसी लगा लिया, बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल एक्सपेंस आउट ही करेंगे, ऑपरेशन खर्चा, ऑपरेशनल खर्चा। हाँ अनलेस हमने कॉस्ट को रखा होता कॉस्ट मॉडल पे और कॉस्ट अभी मेच्योर ना होती, तो फिर मेरा ख्याल उनको मेच्योरिटी लेवल पे लाने के लिए उनको अवेलेबल फॉर यूज करने का खर्चा होता था। जी सर जी, रॉकी रोड लिमिटेड। जनरल एंट्री सर फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st December 2019, 1 जनवरी यार, तरतीब से चलें सभी, सब कुछ पता है आपको, नथिंग न्यू, अब सब कुछ आपको पता है, बस सीक्वेंस लगवा दें चीजों। ये फर्स्ट डेट बोले, 1 जनवरी क्यों नहीं, ओपनिंग बैलेंस है शायद, हैड अ स्टॉक ऑफ 1 मई। जी ठीक है, एक मिनट, 1 मई कितनी काउस खरीदनी थी, ये करवा दें, रुक के ना एंट्री करवा दें, छोड़ दें लिखना, बस डेट लिख लिया तो रुक जाएगी। ये फिगर्स जरा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिगर्स बड़ी बड़ी हो जानी है, परसेंटेजेस ढूंढनी है, वर्किंग करवा दें, बस एक ही शायद एंट्री, बाकी तो फिर रिपीटिशन है। बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट, किसे कह रहा हूँ बायोलॉजिकल एसेट्स, जो नहीं खरीदी, कितनी खरीदी, छोड़ दे लिखना, 750 मल्टीप्लाइड बाय 56,000 हो गई फेयर वैल्यू। हाँ जी, अब माइनस पे आ जाएगा, अब ढूंढ ले जरा क्या क्या माइनस होना, कॉस्ट टू सेल लेनी है आपने। हाँ जी, ऑक्शनर की कमीशन लेंगे फ्रॉम सेलर, गवर्नमेंट लेवी है 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल। इस वक्त आप 3% देंगे या 4? यकीन आपने पे कितना किया होगा, 3%, लेकिन हम इस वक्त कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वर्किंग करवानी है। 0.84 माइनस करेंगे, नहीं नहीं एक मिनट, 2% पे आते जरा, 2% लेना, किसका 2%, यहाँ पर कोई वर्किंग करनी पड़नी है, 750 इंटू 56, ये 42 मिलियन बन जाता, तो ये 42 मिलियन कहलाएगा फेयर वैल्यू, माइनस 42 मिलियन इंटू क्या इंटू क्या इंटू क्या, 2% माइनस 42 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4% है 3%, और जाने दें यहाँ 3% यार, 3% क्या है और 4% क्या है, बेचेंगे तो 4% देना है, वो कॉस्ट टू सेल है, और जब खरीदा होगा तो यकीनन 3% दिया होगा, वो अलग अभी बहस है। यहाँ तक आंसर बता दो, बाद में लिख लीजिएगा, पहले फिगर सॉल्व कर लेंगे। 39.48 मिलियन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आपने बायोलॉजिकल एसेट्स को डेबिट कर लिया, डन। देन अब कैश का डिसीजन दिलवाएंगे, पैसे कितने दिए हैं, फिगर शुरू करेंगे, 750 इंटू 56,000 देंगे ये, तो 42 मिलियन ये हो गया, और कुछ 2 मिलियन भी पे किया होगा, प्लस प्लस बिल्कुल ठीक है, प्लस क्या परचेज पे भी कोई कमीशन है, नहीं परचेज पे कमीशन मेरे ख्याल नहीं है, वो बेचने पे है। हाँ जी, गवर्नमेंट लेवी है परचेज पे 3%, तो क्या करें, प्लस फिगर 42 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय
3%। पे आपने यकीनन 3% ही किया होगा, लेकिन कॉस्ट टू सेल में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा 45.26 मिलियन। जी डेफिनेटली वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंबाइन आपने आंसर फाइंड आउट करना है, यकीनन पर काउ निकाल लें और देन मल्टीप्लाइड बाय काउस कर लें, यकीनन पॉसिबल है। यहाँ तक सॉल्व करा दें जरा बैलेंसिंग फिगर। 5.78 मिलियन का लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन है, साथ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना जरूरी है। जी अब लिख रहे हैं जी, ये कंपाउंड एंट्री अलग-अलग करना मेरा ख्याल शायद पॉसिबल भी ना हो, करना चाहे तो कर लें, कर भी सकते हैं, शायद थोड़ी सी हिम्मत करिए। नहीं मतलब कितने का एसेट है, कितना जा रहा है, कितना फर्क है, शायद ये डिफरेंस है। बाकी समझ आ गई अपनी सबको परसेंटेजेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर आपने ये वक्त क्लास में इस वक्त ना गुजारा होता तो आपने क्या किया होता इस टाइम? यकीनन पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ तो हम खेल रहे थे, यहाँ तो खेल कूद के चले गए, क्रिकेट का मैच हुआ आज तो गेम में खेली, तो यकीनन आते हुए समटाइम बुरा लगता है, लेकिन ठंडे दिल से इंसान जाते हुए सोचे शायद टाइम वेस्ट होने से बच गया। अगर आप कल भी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे इस टाइम? नहीं आप आएंगे, वो तो आना ही है वो बात ही नहीं हो रही। और अगर आप परसों नहीं आएंगे तो क्या कर रहे होंगे? इस टाइम तो कुछ भी नहीं करना, नहीं कर रहे होंगे सर इस टाइम कुछ नहीं। अब वो जमाने गुजर गए कि हम सुबह सुबह उठ के जानवरों को सैर करवाने लेके जाते थे। सुबह सुबह नहीं, अब रात को करवा देते नहीं यार, सुबह सुबह कौन उठ रहे? नहीं इस टाइम तो चारे वाले दुकानें भी अब नहीं खुलती। जाने दे सर, जमाना तरक्की कर गया सर, वो भी रात 4 बजे बेचारा सोया होगा उसे भी पता मेरा कस्टमर जब 12 बजे से पहले नहीं आएगा। बहरहाल मेरी बात से आप गलत तरफ चले गए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। वेस्ट तो हो रहा, यहाँ भी वेस्ट ही हुआ चलिए चलिए यहाँ से कल शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आपको लक्ष्य दिया था, उसमें लाइब्रेरीज वाला पॉइंट मैंने डिस्कस करना, लेकिन अपनी तरफ से कर दीजिएगा। लेकिन वो वाला पॉइंट समझ आ गया जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम का टैक्स इफेक्ट है, वो IAS 16 की तरह है, वो क्योंकि अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में गया है तो उसका टैक्स इफेक्ट भी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन सरप्लस, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो उसकी अलग एंट्री करनी थी आप, जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस। बारह अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखें, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई फिनिशिंग टच देता हूँ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक आप नहीं थकेंगे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आप सुनना चाहेंगे सर, लेकिन जिस दिन आप मुझे रोक देंगे मैं मजबूर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। सर जी जब पेपर सामने आता है ना तो सारी ईदें सारी शबरातें निकल जाती हैं। 6 महीने का खौफ है ना, जब पेपर सामने आता है ना तो ये बिल्कुल जहन से निकल जाता है मैंने ईद की छुट्टी की थी या नहीं। उस वक्त जहन में आता है काश एक मिनट एक दिन और पढ़ लिया होता, ये वाला सवाल भी नजर से गुजर गया होता। कोई नहीं सर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं रोज तो नहीं देखा, ले ली आगे स्टैंडर्ड
क्या बात, क्या भाई, क्या की तेजी। मैं तो आप लोगों को इनकरेज कर रहा था कि आप लोग